दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो सीज़ फायर है, जो ट्रंप ने इसराइल और ईरान दोनों को आमादा किया। उनका कहना यह है कि दोनों ने मुझे अप्रोच किया, दोनों ने मेरे से रब्ता किया और मैंने दोनों को कहा कि जंग बंदी कर दो। कल रात जो ईरान ने कतर के अंदर एक अमेरिकी बेस के ऊपर हमला किया, उसके मतलब अब तकरीबन ये कन्फर्म है कि उस हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को इतला दे दी थी। और विटकॉफ जो इनके मिडल ईस्ट के नुमाइंदे हैं अमेरिका के, विटकॉफ उस वक्त ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में थे। तो वहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उन्होंने वो मिसाइल मार गिराए, कुछ हुआ नहीं। इनके ईरान के जनरल सुलेमानी की जब शहादत हुई तो जनरल सुलेमानी की शहादत के बाद भी ईरान ने रिटेलिएट किया था इसी तरीके से। और उसके मुतल्लिक भी बाद में इतला यही थी कि ईरानियन अथॉरिटीज़ ने अमेरिका को इतला दे दी थी कि हम रिटेलिएशन में हिट करेंगे, और वो आम तौर पर खाली जगहों को ही हिट किया गया था। बदला लिया गया था लेकिन एस्केलेशन नहीं हुई, किसी को शहीद नहीं किया गया या दूसरी तरफ से मारा नहीं गया, और कतरी साइड से भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो एक ऐसी डेवलपमेंट थी जो गुज़श्ता रात ये लगता था कि ईरान ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। एक तरफ इराक़ के अंदर अमरीकी बेस पे हमला किया है, दूसरी तरफ कतर के अंदर अमरीकी बेस के ऊपर हमला किया, और अब अमरीका जवाबी हमला करेगा तो बड़ी तादाद में ईरानियन मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनकी शहादत हो जाएगी। लेकिन वो मामला अल्टीमेटली कुछ और निकलता नज़र आया है। वो मामला कुछ ऐसा है कि रिप्रोचमेंट हुई है, कुछ ऐसी आपस में बिहाइंड द सीन बातचीत हुई है जिसके नतीजे में एस्केलेशन होने की बजाय सीज़ फायर हो गई है। और अभी एक और जो अचंबा शायद दुनिया को आइंदा आने वाले दिनों में हो, उसके मुतल्लिक़ कन्फर्म अभी इतलात नहीं है। जो सबसे बड़ी ईरानियन फैसिलिटी जिसके मुतल्लिक़ कहा जाता था कि जो एनरिचमेंट है 60% लेवल तक ईरान वहाँ ले गया है, वो फर्दो वाली फैसिलिटी थी, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी, जिसके लिए अमेरिका B-2 बॉम्बर्स लेकर आया और 30,000 पाउंड वजनी उसने बम उसके ऊपर गिराए। 14 बम टोटल उन्होंने गिराए हैं फर्दो के ऊपर, इस्फहान के ऊपर और नेतन्स वाली फैसिलिटी के ऊपर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शक था कि एडवांस लेवल है वो फर्दो वाली फैसिलिटी के ऊपर था। लेकिन उसके ऊपर बम गिराने के बाद उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। जैसे इराक़ के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए थे, वहाँ से कुछ नहीं निकला। तो रिपोर्ट्स ये हैं इंटरनेशनली कि 400 किलोग्राम के करीब एनरिच यूरेनियम, जिसका लेवल 60% से कम था। आम तौर पर अगर आपको क्रूड बम भी बनाना हो न्यूक्लियर तो 80% प्लस एनरिचमेंट चाहिए होती है, और जो इफ़ेक्टिवली मॉडर्न वॉर हेड्स है वो 90% प्लस एनरिचमेंट लेवल जब आप अटेन करते हैं उसके ऊपर जाके बनते हैं। तो ईरान के पास डिवाइस अपनी तो नहीं थी। अगर किसी ने, नॉर्थ कोरिया ने या किसी और ने, जैसे एक रूसी साबिक सदर ने कहा है कि इनको बहुत से मुल्क डिवाइस दे भी सकते हैं, वो वाली सूरत हाल हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अपनी उनके पास नहीं थी। तो जो 400 kg उन्होंने एनरिच किया भी हुआ था 60% पे, वो भी फर्दो वाली फैसिलिटी में कहीं दस्तयाब नहीं था, वो वहाँ से रिमूव कर चुके थे। तो ये ओवरऑल सिनारियो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान है, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी खुशामदीद। मुस्तफ़ा साहब, आपसे पहले ये खारजी फितने के ऊपर सवाल कर लूँ। ये एक नया वॉरफेयर के टैक्टिक्स हैं। इंडिया ने एक तो हमला किया, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से वो TTP को और BLA को, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करता है, और ये अब तो इंडिया कर रहा है। इससे पहले यही काम, मुझे तो शक है कि ये अमेरिका अफ़गानिस्तान के रास्ते जब वो दाइश वाले पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बिल्डअप शुरू हो गया था तो उसमें CIA के आशीर्वाद भी शामिल थी, TTP के बाद ग्रुपों को भी उनकी आशीर्वाद शामिल थी। तो हमें किसी ने काबू करना हो तो अब वो इन ग्रुपों को काबू कर लेते हैं, वो इनको पैसा देते हैं, असला देते हैं, अमरीकी असला इन सब के पास, वो आते हैं और हमलावर हो जाते हैं। जी शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपने हमारे नौजवान बच्चों की, बहादुर अफसरों की, सिपाहियों की तस्वीर दिखाई। मेजर मोइज़ का आपने शहीद का जिक्र किया, मेजर मोइज़ और लांस नाइक जुबरान जी, और उनकी वीडियो भी दिखाई। तो हमें अपने जवानों की शहादतों पर फ़ख्र है जी। इन्हीं की वजह से हम पाकिस्तान को जो ख़तरात हैं, दहशतगर्दी से जो ख़तरात हैं, महफूज बनाने में हमारे अंशोदा का बड़ा किरदार है। अपने खून के ज़रिए ये इन लोगों से लड़ते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 20-22 सालों में जब से पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू हुई है, उसमें कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि जहाँ पर हमारे जवान, हमारी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस हो चाहे फ़ौज हो, कि वो एक कदम भी वो पीछे हटे हों। हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर इस मामले में अपना किरदार अदा किया। जहाँ तक ओवरऑल दहशतगर्दी के इशू का ताल्लुक है, तो इनकी TTP हो या BLA हो, इनकी जो एसोसिएशन है गैर मुल्की फंडिंग की, वो तो बहुत पुरानी है। ये गन्स फॉर हायर है।
इनको जो मर्जी है इस्तेमाल करना चाहे वो पैसे लगाए और इस्तेमाल करे। और इस ज़िमन में मलिक साहब जो ओवरऑल आज के दिन की जो एक एनवायरनमेंट बन गई है ना इस दुनिया की, कि जिसमें पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो कॉन्स्ट्रक्ट था वो अब ख़त्म हो चुका है। जो एक लिप सर्विस भी की जाती थी ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ की गुफ्तगू, गाज़ा में जो जेनोसाइड हमने लाइव जेनोसाइड अपने फ़ोन्स पर स्क्रीन्स पर देखा है, उसके बाद तो कोई मॉरल हाई ग्राउंड भी वेस्ट के पास नहीं रह गया, और ना ही ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो या ह्यूमन राइट्स लॉ हो या दीगर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हो, उनकी कोई वक़्त रह गई है। ये मुसलमानों को ये एहसास दिलाया गया है कि तुम सेकंड क्लास सिटीजन क्या थर्ड क्लास सिटीजन भी नहीं हो, तुम्हारी तो जान की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जिस तरीके से अभी एड जहां पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, वहां पर इजराइल जो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है, इसकी मिसाल हमने कहां पर दुनिया में देखी? नागजीन कैंप, हॉस्पिटल जी, और एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, उनके ऊपर अटैक, और फिर उसके अलावा जो गाजा को मलबे का ढेर बना दिया है। तो हम तो एक ज़माने में ये सोचा करते थे कि यार कि एक ये इंटरनेशनल कॉन्स्ट्रक्ट मौजूद है, एक ऑर्डर मौजूद है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं। लेकिन अब हम भी जब गैर मुल्की सुफरा से इस्लामाबाद के अंदर मिलते हैं तो अब उन्हें हम ये ज़रूर ये बात कहते हैं कि जनाब वो वक्त गया कि जब आपके पास एक मॉरल हाई ग्राउंड था हमें लेक्चर देने का, अब आपके पास कोई नहीं रहा। 2002 में आपने अफगानिस्तान की इन्वेजन की, फिर उसके बाद आपने इराक में इन्वेजन की और लाखों मुसलमान वहां पर शहीद हो गए। फिर आपने उसके बाद लिबिया के साथ क्या किया? अब इजराइल जो सीरिया, यमन के लातादाद मुल्कों के अंदर को अगर आप रफली कैलकुलेट करें तो मेरे अंदाजे से तो 50 लाख से ऊपर मुसलमान शहीद हो चुका है पिछले इन 20 सालों में, और करोड़ों के हिसाब से बेघर हो गए। तो हमें तो अपनी हकीकत पता चल गई है कि आपने ये जो ढोंग रचाया हुआ था कि ये ढोंग था क्या और इस ढोंग के मकासद क्या थे। तो इस एनवायरनमेंट में मलिक साहब अब दुनिया चली गई है उस जानिब के जहां पर ये बड़े भद्दे तरीके से आश्कार हो गया है हम पर कि माइट इज राइट, कि जिसके पास ताकत है वो उस ताकत का चाहे जिस तरीके से इस्तेमाल करे उसे पूछने वाला कोई नहीं है। और इन हालात में सिर्फ वो ममालिक सर्वाइव कर सकेंगे, बच सकेंगे कि जिनके पास कुछ अपने बचाव का कोई तरीकाकार होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये जो एक न्यूक्लियर हमारी ताकत है, इसकी वजह से कोई हमारी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस का उन्हें पता है। लेकिन जिन मुल्कों के पास नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है? ये पूरे जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो खेल रचाया गया, जो ईरान के साथ हुआ, सिर्फ इसलिए कि जी कि अगर आपके पास वो ताकत नहीं है तो हम आपके साथ जो मर्जी कर गुजरेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। और इस एनवायरनमेंट में जहां पे इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर चुका हो, ये टीटीपी हो, बीएलए हो, इनको जो मर्जी है पैसे लगाए और इनसे जो मर्जी है काम आप करा लें, तो हमें शामिल कर लें। आसिफ साहब, ये बड़ा एक सीरियस मैटर है, ये जो पाकिस्तानी इलाकों के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, फंडिंग इसकी इंडिया करता है या अमेरिकन CIA करती है। मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं कि CIA ने दाइश को पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर रीग्रुप करने के लिए, और TTP को जो असला मिला और जो पैसा मिला उसके अंदर एक रोल है। जो पाकिस्तानी बास बेसिस पे अटैक हुए थे जिसमें वो आइज़ ऑन द स्काइज़, वो जो कहते थे ना इनका सर्विलेंस के जहाज़ सारे उड़ा दो, कहीं PC-3 ओरियन पे अटैक हुआ, कहीं वैक्स पे अटैक हुआ, तो मेरे उसके ऊपर शदीद किस्म के इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसके पीछे सिर्फ इंडिया नहीं था, उसके पीछे हमारे ये अमरीकी भाई CIA वगैरह इनका भी रोल था। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? जी थैंक यू मलिक साहब। मेरे ख्याल में जब आप ये टेररिज्म की बात करोगे तो उसमें जब तक लोकल सपोर्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो TTP के कॉन्टेक्स्ट में तो मेरा हमेशा से ये आई हैव मेंटेन्ड कि यू हैव टू एम्पावर द पीपल ऑफ द एरिया, और जब आप पॉलिटिकल ओनरशिप लेंगे तो इनका आप गला कमर कर सकते हैं। ये इंडिया जो है वो ज़रूर करेगा और कर रहा है, आज का नहीं कर रहा है, जब से TTP वजूद में आया ये थ्रू अफगान प्रॉक्सीज उनको हेल्प करते रहा। इसी तरह BLA तो ब्लेटेंट तरीके से इंडिया से ले रहा है, वो तो कोई छुपाते भी नहीं है। BLA के जो अपने जो कारकुनान हैं वो भी अलान कहते हैं कि उन्होंने इंडिया से ट्रेनिंग भी हासिल की और इंडिया से वो पैसा भी ले रहे हैं। ये है उसका जो बेहतरीन तरीका है वो पॉलिटिकल ओनरशिप का है। और ताकि अब ये बताइए कि ये आपकी जो MNAs हैं, MPAs हैं, जो जिस इलाके से इलेक्ट हुए हैं, उनका क्या रोल है? They are holed up in their houses. They don't go to their constituencies.
तो ये इसलिए इसके लिए आपको यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और इसको आपका कला कमा उस वक्त होगा जब लोग साथ होंगे। ठीक है, उनका हाल है, वो उसका कैटलिस्ट का काम करते हैं, जलती हुए तेल का काम करते हैं इंडिया। अमेरिका की जहाँ तक आपकी बात है, तो अमेरिका के साथ तो जो है उनका वो अफगानिस्तान के अंदर उनका जो मतमा नज़र था वो हल हो गया। उन्होंने तालिबान को डिपोज कर दिया। उसके बाद तालिबान जो है उन्होंने स्ट्रगल की, तो नतीजा क्या निकला? इट वॉज अ फेलियर पॉलिसी। अमेरिका ने तालिबान से इक़्तिदार छीन के 20 साल बाद तालिबान के हवाले कर दिया। तो ये सूरत हाल थी, तो उसका फेलियर था। लेकिन साथ में वी आर लेफ्ट हियर टू क्लियर द मार्क। ये हमें गन जो है वो साफ करना पड़ रहा है। इट विल टेक अ वाइल, लेकिन मैं इसमें नाउमीद नहीं हूँ। चाहे BLA हो या ये TTP हो, इनका जो है कला कमा हो सकता है, और इसके लिए जो है बस एक यकसुई चाहिए। यू हैव टू परसिवियर, और ये इसका हल बिल्कुल मौजूद है जी।